हेलो दोस्तों। तो जैसे हमने देखा नेचर ऑफ स्टेट्स इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज एंड हम डेवलपिंग कंट्रीज के टॉपिक पे थे। सो हमने जहाँ तक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर रखा था डेमोक्रेटिक डेफिशिएट तक, है ना। इसके आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पास्ट अगर हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद के देखें तो एक डिकोलोनाइजेशन वेव आई थी एंड उसमें सारी कंट्रीज जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो सभी एक तरीके से इंडिपेंडेंट हुई थी। देन न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्रीज आए थे एंड वांटेड टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, इसी चाह रहे थे। एंड कॉलोनियल थ्रेट्स भी उनमें थे, जैसे पावर, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, है ना। ये दोनों ही बहुत पावरफुल थे। अगर हम करेंटली में अगर हमजा अलीवी का अगर हम एग्जांपल लें तो वो उन्होंने पाकिस्तान का लिया था एग्जांपल, ओके, यहाँ पे मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है। देन हम देखें तो लिबरल व्यू पॉइंट के देखें तो सफ़र फ्रॉम द डेमोक्रेटिक डेफिशिएट। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सच में डेमोक्रेटिक डेफिशिएट से सफ़र कर रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज का हम अगर एग्जांपल लें। एंड साथ ही जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, है ना। ये डेमोक्रेटिक डेफिशिएट का एक एग्जांपल है। एंड अगर हम देखें एजी फ्रैंक एंड इमैनुअल वर्स्टिन, तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। देखो, इन्होंने कंसेप्ट में क्या दिया था कि देखो, जो कोर स्टेट्स एंड सेमी पेरीफेरी स्टेट्स एंड पेरीफेरी स्टेट्स, ये तीनों तीनों को डिवाइड किया गया है ना। एंड कोर स्टेट वो होते हैं जो डेवलप्ड स्टेट होते हैं एंड एडवांस इकोनॉमी, एडवांस इंस्ट्रूमेंट, है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास होती है, वो है कोर स्टेट्स। सेंस सेमी पेरीफेरी स्टेट्स अगर हम देखें तो इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज उसके पास काफ़ी अच्छा है। एंड देन इंडस्ट्रियल बेस भी था, मतलब है, अभी था नहीं है। देन अगर हम पेरीफेरी स्टेट को देखें जो कि पुअर कंट्रीज हैं, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है बट मार्केट नहीं है, हार्डली कोई एनी इंडस्ट्रियल बेस हो शायद उनके पास। अगर हम कॉन्गो का ले लें एग्जांपल, है ना, उसके बाद हम वेनेजुएला का ले लें, तो ऐसे कंट्रीज हैं अफ्रीका, एशिया और क्या नाम है, लैटिन अमेरिका में अगर हम देखें। पोस्ट कॉलोनियल व्यू पॉइंट अगर हम देखें तो हमजा अली भी जिन्होंने बताया था ओवर डेवलप्ड स्टेट, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी उसमें पावरफुल होती है एंड ऑल थर्ड कंट्रीज जैसे कॉलोनियल पास्ट हो तो उसमें क्राइसिस है गवर्नमेंट गवर्नेंस का। देन पुअर्टी ज़्यादा है, कॉलोनियली रहे थे। एंड देखो, अगर हम देखें ना सिविल सोसाइटीज है क्या, तो यहाँ पे देखो ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो अगर हम देखें तो इनलाइटमेंट पीरियड था एक, जो जैसे अगर आपने यूरोप का अगर आपने देखा हो, है ना, यूरोप में तो फ्रेंच वगैरह ये सभी एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, इनलाइटमेंट पीरियड आया था, है ना। इंडिविजुअल को एक तरीके से उस टाइम तक सब्जेक्ट माना गया था, तो उसके पास ड्यूटीज हुआ करते थे, है ना, बट कोई राइट्स नहीं होते थे। बट उसके बाद देखो ये सारी चीजें आई, सिविल सोसाइटी हुए, राइट्स आए थे, है ना। और यही चीज इन एलियनेबल राइट्स आए थे, मतलब सिटीजन जब निकल के आया, इन एलियनेबल राइट्स का भी कंसेप्ट निकल के आया था, और सिटीजन के पास फिर राइट्स प्लस ड्यूटीज दोनों आ गई। ओके, इन एलियनेबल राइट्स एंड ऑल्सो ड्यूटीज। ओके। एंड जॉन लॉक इन्होंने अपने जो फिल्मर्स पेट्रियार्का था, है ना, इसमें पेट्रियार्का में बताया कि जो जो फिल्मर्स है ना उन्होंने अपनी पेट्रियार्का में बताया था डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, मतलब किंग कैन डू नो रॉन्ग। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल थॉट्स में मैंने बता रखी है, इसके हम आगे डीप में नहीं जाने वाले। तो आप पॉलिटिकल थॉट्स वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा, स्टार्टिंग के लेक्चर है वन से जो, है ना। तो अगर हम इसमें बात करें तो फिल्मर्स ने अपनी पेट्रियार्का में डिवाइन राइट्स का बताया था, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। जॉन लॉक ने इसी डिवाइन राइट्स के बारे में बात किया, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास एनिलिएबल राइट्स होते हैं बाय बर्थ। ओके, उसको आप कोई भी छीन नहीं सकता। फंक्शंस अगर हम देखें, फंक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी, तो देखो स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे, है ना, मतलब मतलब डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ बनाए रखना एंड इसको रिप्रेजेंट करना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, है ना, ये सारी चीज़ें सिविल सोसाइटी के थ्रू ही हो पाता है। उसके बाद मतलब स्टेट को कुछ ऐसे डिसीजन आर्बिट्ररी एक्शन लेने से रोकना और अपने इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें सिविल सोसाइटी तो करता है। ओके, सो अगर हम इसके बारे में बात करें नेचर ऑफ स्टेट के बारे में, तो है ना, डेवलपिंग सोसाइटी में, तो नेचर ऑफ स्टेट डेवलपिंग सोसाइटी इन सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट स्टेट्स एंड दीज स्टेट्स इमर्ज बिकॉज ऑफ द वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन, ये हमने पढ़ रखा था। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में,
and ये impact of colonialism can be seen in this state, and these state have analyzed by the liberal scholars, Marxist है ना, and scholars of third countries. Then इनके पास colonial threat भी बना रहता है ना, lack of industrial base, मतलब and democratic deficit भी, and साथ ही गवर्नेंस डेफिशिएट. बट देखो, इवन दो दीज कंट्रीज हैव ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बट दे लैक डेवलपमेंट इन द क्रिटिकल एरियाज. अगर हम एग्जांपल लें नाइजर का, जो कि एक्सपोर्ट करता है 60% यूरेनियम, किसको, फ्रांस को, बट देखो उसके पास खुद 75% नाइजर में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं. और साथ ही अगर हम देखें ना, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का बारे में अगर हम बात करें, तो मोर देन 2/3 ऑफ नोन रिजर्व ऑफ कोबाल्ट उसके पास है. बट दिक्कत तो वही है ना, उनके पास खुद की कोबाल्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं है, मार्केट नहीं है, इंडस्ट्रियल बेस नहीं है. और third world countries suffer from the hand of developed countries, and even today these points have been highlighted by the Marxist and liberal perspective को अगर हम बात करें, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना सफ़र कर रही हैं डेमोक्रेटिक डेफिशिएट से, बिकॉज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन दीज स्टेट्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर एनविसेस्ड फंक्शंस, मतलब जो उनके जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना. देन liberals believe that level of modernization and political development is very low in these societies, and these societies are very still suffering from the crisis of governance, and they are still in their transitional phase, and impact of colonial rule is quite visible in almost all area in this society. And the political culture of this society is not well and developed, and universal basis of mobilization is still missing, because these societies are not able to mobilize people on universal needs, and like health, education, employment, and people are mobilized on the basis of parochial ideas like religion, caste, etc. तो ये सारी चीज़ें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हैं. मैंने आपको बताया जात है ना, धर्म, और यही चीज़ें कुल वगैरह जो सारी चीज़ें. देन अगर हम बात करें मार्क्सिस्ट के व्यू पॉइंट की, तो मार्क्सिस्ट जैसे एजी फ्रैंक, इमैनुअल वॉलस्टीन, है ना, इन्होंने बताया, जैसे इमैनुअल वॉलस्टीन के बारे में बात करें, तो दिस स्टेट कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी. ओके, देन ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है. ओके, उसके बाद वो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की ना, अंडर still under the spell of colonial powers and their resources being looted by the countries of developed world, है ना. एंड इवन टुडे दीज कंट्रीज सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट. ओके, वहाँ से रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से कितने सारे, बट क्या कर सकते हैं वहाँ पे. एंड देखो व्यू पॉइंट ऑफ स्कॉलर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अगर हम देखें, तो जैसे हमजा अली भी, उन्होंने बताया एंड एक्सप्लेन किया द नेचर ऑफ स्टेट्स through the concept of overdeveloped state. He explained these states are much stronger than their counterpart in the Western world, and certain institutions like military, bureaucracy in these states are much more powerful than the other organs of the states. And in this state is considered as a central agency to bring development and lead to the state controls over the economic resources of the country. And state in newly independent countries of Asia, Africa, and Latin America are very strong, and states are vehicle for social change and social transformation, and objective of the nation building are being achieved through the state, and the state is also responsible for bringing uh, social justice. And Hamza Ali attribute the reason for the structural changes in these states and colonial domination as well, and culture and traditional societies. Then Hamza Levi, a historical symmetry can be found between the nature of colonial and post-colonial states. Then during the colonial period, there was an absence of developed capitalist class and bureaucracy, and military used to be very powerful. And this system has continued in the post-colonial states because of this its overdeveloped nature of states. Apparatus is relatively autonomous from capitalist class or any other class, and it is not instrument of any single class. According to Hamza Alivi, the state even performs ideological function to create territorial unity and sense of nationhood. Then civil society. Introduction. Idea of civil society emerged during the Enlightenment period, है ना. Then emergence of civil society perceptions of the individual as a citizen emerged, and endowed with a certain inalienable rights,
then those rights which cannot be snatched away under the any circumstances. Civil society is considered as a cornerstone of democracy, and without the presence of civil society, transparency, accountability of the government can not be ensured. And it is a civil society that helps us turning representative democracy into participatory democracy. Okay, then civil society strength democracy. Okay, then also make the government accountable, transparent, government of the people or for the people and by the people. And civil society stops government for taking arbitrary decisions also. And government of the day should remain with the constitution limit. It ensure participate politics, societal, sorry, society modernization, and political modernization, etc. Okay, so I think social होगा. ओके, नो इशू. होप आपको वीडियो समझ में आया होगा. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.